हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर आज मैं आपके लेके आई हूँ दूसरी इकाई का पहला क्रमांक पंपा सर कविता, जिसके कवि हैं नरेश मेहता जी। ठीक है बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम इस कवि के यानी कि नरेश मेहता जी के परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद पद्य संबंधी जानेंगे, उनकी कृतियाँ जानेंगे और इस पोयम को, इस कविता को मैं रीड करूँगी और कविता के जो कठिन शब्द हैं बच्चों वो मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपको भावार्थ में बताऊँगी। और इस कविता के पीछे जो पेज नंबर 24 पर एक्सरसाइज दी गई है, स्वाध्याय दिया गया है, वो कंप्लीट कराए जाएंगे, सौमत दिए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई जाएंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी कविता का नाम क्या है बच्चों? पंपा सर। क्या नाम है बच्चों? पंपा सर, जिसके कवि हैं नरेश मेहता जी। कौन है बच्चों? नरेश मेहता जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। कवि का परिचय है, जन्म 1922 शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था, मृत्यु 2000 में हुई थी। परिचय है, दूसरा शतक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नरेश मेहता जी ने उन सिरस्थ रचनाओं में से हैं जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने माने जाते हैं। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इसमें विषयानुकूल भावपूर्ण प्रभाव है। चलिए इनकी कृतियां हम जान लेते हैं बच्चों। प्रमुख कृतियां हैं, कितना अकेला आकाश, यात्रा स्मरण, चैत्य आरण्य, आखिर समुद्र से तात्पर्य, उत्सवा, बनस पाखी, सुनो, प्रवाद पर्व, कविता संग्रह, उत्तर कथा, दो भागों में, डूबते मस्थूल, दो एकांत उपन्यास, सबरी, संयत की एक रात, खंड काव्य आदि। ठीक है बच्चों, ये थी इनकी कृतियां। चलिए पद्य संबंधी जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश सबरी खंड काव्य से लिया गया है। यहाँ पर कवि नरेश मेहता जी ने पंपा सरोवर के पास मुनियों के आश्रम, वैकुंठ जन की क्रियाकलाप, वहाँ के पक्षी, पशु पक्षी, प्राकृतिक सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, चलिए इस कविता को मैं रीड करती हूँ। शाल और सगोन बनों को पार किया सबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपा सर का सबरी ने। पंपा सर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हैं आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराध्य के तीर्थ रूप हैं आश्रम। प्रातः काल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए इस कविता की पंक्तियों का हम भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि राम भक्त सबरी ने कभी किसी के मुख से सुना था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। वो ऋषि मुनि सदा ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं। ठीक है बच्चों, किस में डूबे रहते हैं? ऋषि मुनि सदा ज्ञान ध्यान में डूबे रहते हैं। उनके आश्रम तप और आराधना के तीर्थों के समान है। उनका आश्रम किस तरह के हैं? यानी कि हमेशा यज्ञ सारी चीज़ें होती रहती हैं। सबरी उन ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए शाल और सगोन के बनों को पार करके पंपा सर पहुंची। ठीक है, क्या पार करके बच्चों? शाल और सगोन के बनों को पार करके वो पंपा सर पहुंचती है। उस समय सूर्योदय हुआ ही था। कोई ऋषि स्नान करने में व्यस्त था, कोई स्नान करने के बाद ध्यान मग्न में था।
छोटे छोटे बच्चे यज्ञ आदि के लिए लकड़ियां एकत्र कर रहे थे। ठीक है बच्चों, जब वो सबरी वहां पहुंचती है, साल सगोन के वनों को पार करके पंपासर पहुंचती, तो देखती है सूर्योदय हुआ होता है और कोई कोई ऋषि मुनि जो थे वो स्नान करने में व्यस्त थे और किसी ने जो स्नान कर लिया था वो ध्यान मग्न थे। और छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे बच्चों? यज्ञ के लिए लकड़ियां एकत्र कर रहे थे। समझे आप लोग? चलिए आगे की पंक्तियां हम देख लेते हैं, उसे रीड करते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं। क्यों क्यारी छाट रही था, सींच रहा था जल कोई, दूही जा रही थी गायें, सब रंभा रही थी कोई। गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़े थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। जल कलसी ले ऋषि कन्याएं, पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वो सब, घुले चरण घर चलती। ठीक है बच्चों, चलिए इस कविता के पंक्तियों के हम भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं, कोई ऋषि पुत्र क्यारियों की खुदाई कर रहा था तो कोई उन्हें जल से सींच रहा था। कभी गाय का दूध दूहा जा रहा था तो कोई गाय जो थी वो रंभा रही थी। आश्रम का विस्तृत आंगन गीला हो रहा था, वहां पालतू हिरण चौकड़ी भरते फिरते नजर आ रहे थे, जिस कारण आंगन की गीली भूमि पर उनके खुरों के चिन्ह उभरते हुए थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया इसके भावार्थ? चलिए आगे और भी हैं, वो भी समझ लेते हैं। आम के वृक्षों की डालियों पर बैठे तोते जोर जोर से बोल रहे थे। ऋषियों की पुत्रियां छोटे छोटे जल की कलसियों लेकर पोखर जा रही थी। वहां से वो स्नान करके कलसियों में जल भरकर भीगी साड़ी में ही घर लौट रही थी। ठीक है बच्चों, तो आगे की पंक्तियों के हम भावार्थ देख लेते हैं। पंक्तियां हम रीड कर लेते हैं। यज्ञ बेदियां सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितना दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। थी विशाल कितनी हरतिमा, सुशोभित थी पगवाटे, था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए वृद्ध चटाएं। चलिए इन पंक्तियों की भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं, ऋषि मुनि आश्रम में वेद पाठ कर रहे थे, यज्ञ के लिए बेटियां प्रज्वलित की जा रही थी। आश्रम में चारों ओर देवी शांति छाई हुई थी, चारों ओर हरियाली का साम्राज्य व्याप्त था, पगडंडियां शोभा से युक्त थी। वहां एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था, जिसकी बहुत शाखाएं जटाएं सब तरफ फैली हुई थी। आगे की कविता हम रीड कर लेते हैं। दूर किसी एकांत बिजन में मुग्ध मयूरी तन्मय, देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रसमय। हर सिंगार चंपा कनेर कदली केला थे फूले, कमलों पर टूटे पड़े थे भ्रम सभी रस भूले। चलिए इन पंक्तियों की हम भावार्थ देख लेते हैं। आश्रम में ही कहीं दूर एकांत में मयूर सुंदर नृत्य कर रहे थे, यानी कि डांस कर रहे थे। उनकी केका वातावरण को गुंजायमान कर रही थी। मयूरी बड़े प्रेम के साथ अपने प्रिय के नृत्य को देखने में तन्मय थी। आश्रम में हर श्रृंगार चंपा कनेर और केले के वृक्षों का फूल आए हुए थे बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरी ओर सरोवर में खिले कमलों पर रस प्राप्त करने के लिए भ्रमर मतवाले होकर मडरा रहे थे। ठीक है बच्चों, कमल पे क्या मडरा रहे थे? भंवरे मडरा रहे थे। चलिए अब हम कठिन शब्द थोड़े देख लेते हैं इस पोयम से रिलेटेड। तो पोयम से रिलेटेड कठिन शब्द आपके सामने हैं। बटुक जन यानी कि छोटे छोटे बच्चे, शाल यानी कि एक प्रकार का वृक्ष होता है, रंभाना यानी कि गाय का आवाज करना, हरतिमा यानी कि हरियाली हरापन। मुहावरा है बच्चों यहाँ पर टूट पड़ना यानी कि भिड़ जाना या हमला बोलना। चलिए पेज टर्न कर लीजिए, 24 पेज पे आ जाइए, वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई है। अध्याय में कंप्लीट कराऊंगी। तो पहला आपके सामने आ गया है क्वेश्चन आपका, सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए, उत्तर लिखिए। पद में उपयुक्त वृक्ष कौन कौन से आए थे बच्चों?
जो हमने पद पढ़ा था उसमें कौन कौन से वृक्ष आए थे वो आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे पद में उपयुक्त पुष्प कौन कौन से वो आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले पद में उपयुक्त वृक्ष थे शाल और आम आए थे। क्या आए थे? शाल और आम आए थे। और पुष्प कौन कौन से आए थे बच्चों? हरसिंगार, चंपा, कनेर, कदली, कमल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पुष्प आए थे। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखना है। पंपा सरोवर का नाम जिसने सुना था, ठीक है, वो लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है जल कलशी ले जाने वाली कौन थी, वो आंसर लिखना है आपको। चलिए इस आंसर में आपकी मदद कर देती हूँ। तो एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको। पंपा सरोवर का नाम उसने सुना था, शबरी था। ठीक है, कौन थी वो? सबरी थी। और जल कलसी ले जाने वाले कौन थे? ऋषि कन्याएं थी। छोटी छोटी कन्याएं हमने पढ़ी थी ना, ऋषि कन्याएं उनको कहते हैं। ठीक है, और पंपा सरोवर का नाम जिसने सुना था वो कौन था? सबरी थी। ठीक है बच्चों, आंसर क्लियर हुआ है। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। प्रस्तुत कविता में किन्हीं 4 पंक्तियों के भावार्थ आपको लिखने हैं बच्चों। चलिए कौन सी पंक्तियों के आप भावार्थ लिखना चाहेंगी? मुझे जो अच्छी लग रही थी पंक्तियाँ मैंने उसके लिखे हैं, आपको जो अच्छी लगी आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पॉज करके आप जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा आप उसके आंसर लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। पंक्तियों के भावार्थ। पंपा सर में बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। आश्रम में ज्ञान तप आराधना के तीर्थ रूप आश्रम है। पंपासर सरोवर के पास बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम है। यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती है। ऋषि मुनि तप आराधना करते रहते हैं। हर सिंगार, चंपा, कनेर, कदली, केला थे फूले। कमलों पर टूटे पड़े थे भमर सभी रस भूले। इसके देख लेते हैं बच्चों। पंपासर सरोवर के पास हर सिंगार, चंपा, कनेर, कदली, केला, कमल जैसे बहुत सारे फूल हैं। उन फूलों पर भ्रमर घूमते हैं, फूलों का रस पीते हैं। ठीक है बच्चों, आगे के देख लेते हैं। गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़े हैं। बैठे आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते हैं। पंपासर सरोवर के पास जो आंगन है वहाँ पर बहुत सारे हरिण घूमते हैं, यानी कि हिरण घूमते हैं। उस गीले आंगन पर हिरणों के पैरों के खुर उभरे पड़े हैं। कवि ने पद में पंखुड़ियों का वर्णन किया है। तोते आम की डालियों पर चीखते हैं। ठीक है, अब लास्ट के भावार्थ हम देख लेते हैं। ती विशाल कितनी हरतिमा, सुशोभित थी पगवाटे, था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए वृद्ध जटाएं। यहाँ देख लेते हैं। कवि ने पद में प्रहति के सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने वृक्ष के विशाल रूप का भी वर्णन किया है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कल्पना पल्लवन दिया हुआ है। वृक्ष महान दाता है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको अपने सहमत लिखने हैं। चलिए हम कंप्लीट कर देते हैं ये भी। वृक्ष महान दाता है, स्पष्ट कीजिए। वृक्ष एक महान दाता होने के साथ साथ वृक्ष हमारे जीवन के लिए अस्तित्व भी है। वृक्ष लगाने में पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। वृक्ष वर्षा में सहायक होता है। वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए बहुत आवश्यक होता है। वृक्ष पक्षियों और घोंसले में रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है। वृक्ष सबको गर्मी से छाया देता है। वृक्ष के उपयोग में हम कागज बनाते हैं। वृक्ष हमें फल देता है, फूल देता है। वृक्षों से रबड़, गोंद, लाख, दतुईन, जड़ी बूटियाँ आदि उपयोगी पदार्थ बनते हैं। हमें वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। भारी मात्रा में पेड़ लगाए चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। वृक्ष की वन जीव जंतु का रहने का आसरा है। हम वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर, ये पोयम यहाँ पे फिनिश होता है। आशा है आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए मेरे साथ। बाय बाय बच्चों।